प्रश्न उत्तर चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए है, इस बार आ सकता है और आएगा, तो आंसर इससे लिखना है। पुरातत्व वो विद्या है जिसमें प्राचीन काल मतलब पुराने जमाने के काल जो थे, पुराने जमाने के बारे में मुख्य इतिहास पूर्ण काल की वस्तुओं के आधार पर, किन के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगाया जाता है। जो अब तक ज्ञात नहीं हुआ उनके बारे में जानकारी जो हमको मिलता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। समझ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब पुराने जमाने की जो हिस्ट्री है, कहाँ के, भारतीय इतिहास के अध्ययन के मतलब किस तरह से हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी मांग रहा है, ठीक है। तो आंसर में क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्य 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। पुराने जमाने की जो हिस्ट्री थे उनके बारे में हम कितने तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं, 3 तरीका से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर स्रोतों से, मतलब आधार जानकारी कैसे, किस जरिया से। तो 1 नंबर पुरातात्विक स्रोत, 1 नंबर, 2 नंबर साहित्यिक स्रोत, तीसरा नंबर विदेशी स्रोत। तो 1 नंबर में हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत होता क्या है और ये क्या है। पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों तथा चित्रकला से है। इन स्रोतों की सहायता से प्राचीन काल की विभिन्न गतिविधि की जानकारी मिलती है। उस समय के लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली व अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है। तो 1 नंबर में हम लोग क्या समझे, पुरातात्विक स्रोत ये क्या होता है, इसके जरिए से हम अभिलेख को पढ़ करके हम लोग पुराने जमाने के भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। सिक्कों को देख के, सिक्कों के बारे में जानकारी हासिल करके, स्मारक और भवन किस टाइप से बने थे, कैसा बने थे, मूर्तियां और चित्रकला, क्या क्या चित्रकला हुआ था, इसके जरिए से हम प्राचीन काल को समझ सकते हैं कि उस टाइम के आदमी जो थे वो कैसे रहन सहन करते थे, क्या कला था उनका, जीवन शैली का, और अर्थव्यवस्था कैसे आगे चला, विकास हुआ। तो 1 नंबर समझ गए। अब 2 नंबर कल समझेंगे साहित्यिक स्रोत, मतलब किताब के जरिए से, हर धर्म का अपना किताब था, इस पुराने जमाने के बारे में किताब में लिखा गया, वर्णन किया, उसको पढ़ेंगे। फिर तीसरा नंबर विदेशी यात्रा, जो विदेश के आदमी भारत आए थे यात्रा करके, वो यहाँ से भारत से गए तो वो लोग अपने किताब में इसके बारे में लिखे हैं। कल हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में। तो उनमें से 3 पॉइंट आया। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद दूसरा नंबर में है साहित्य स्रोत, उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, कल हम लोग पढ़े थे 1 नंबर में पुरातात्विक स्रोत, दूसरा नंबर में है साहित्य स्रोत और तीसरा नंबर में विदेशी स्रोत। तीनों के जरिए से हम लोग पुराने जमाने के भारतीय इतिहास को समझेंगे। तो हम लोग कल समझे थे पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं साहित्य स्रोत। इसके बारे में हम पहले समझा दिए, अभी लिखा है
भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत साहित्य स्रोत है, मतलब जिसमें प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इस प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये जो साहित्य स्रोत है इसको हम लोग पहले जमाने के कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भाग में। एक नंबर में धार्मिक साहित्य और दूसरा नंबर में गैर धार्मिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है? तो भारत में प्राचीन काल में तीन मुख्य धर्मों, हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों का उदय हुआ था। भारत में सबसे पुराने जमाने कितने धर्म थे? तीन धर्म थे मुख्य रूप से। कौन कौन? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन धर्मों के विस्तारित जानकारी के लिए, इन धर्मों के बारे में जो सबसे ज्यादा हमको जानकारी मिलेगा पूरा, उसके लिए धर्माचार्यों द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना की गई। फिर से हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में, गैर धार्मिक साहित्य। धर्म के अलावा, मतलब जो धर्म था तो उसके बारे में तो हम लोग धार्मिक साहित्य पढ़ लिए। अब धर्म के अलावा जो दूसरा चीज था, गैर धार्मिक साहित्य था, तो उस धर्म के अलावा अन्य साहित्य को धर्मेंद्र साहित्य कहा जाता है। इसमें प्राचीन राज्यों में विद्यमान राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों के जीवन शैली और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। एक नंबर में हो गया धार्मिक साहित्य, मतलब धर्म से संबंधित जो किताबें थी उनके बारे में पढ़े। और दूसरा नंबर में गैर धार्मिक साहित्य, मतलब धर्म से रिलेटेड जो किताब नहीं था, एक्स्ट्रा जो किताब था बिना धर्म वाला, उससे हमें कौन चीज के बारे में जानकारी मिलता है? राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन शैली और समाज के बारे में जानकारी मिलती है, जो गैर धार्मिक साहित्य में। विदेशी स्रोत, विदेशी साहित्य से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ भारत आए अथवा भारत के यात्रा पर आए, जिसके उपरांत उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। हड़प्पा का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान से मेरठ तक फैली हुई है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।